एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, अभी भी कुछ रासायनिक गुण जो हैं एल्कोहल के बचे रह जाते हैं, उन गुणों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगला गुण है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण गुण में से तो कुछ बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, ऑक्सीकरण मेनली दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण सबसे पहले इस बात पे डिपेंड करता है कि यदि किसी पदार्थ से या कोई अभिकारक पदार्थ से अगर हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, इस घटना को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। और एक घटना और ऑक्सीकरण कहलाती है यदि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए। तो जब भी आपसे कभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देता है, नॉर्मली साधारण कंडीशन पर दो काम करने होते हैं, या तो ऑक्सीजन को पदार्थ के साथ जोड़ना होता है या हाइड्रोजन को पदार्थ के साथ अलग कर दिया जाता है। तो दो कामों के लिए कुछ उत्प्रेरक चाहिए होते हैं, या तो आप हाइड्रोजन अलग करना चाहते हैं या ऑक्सीजन को जोड़ना चाहते हो। ऐसी कंडीशंस के लिए आपको कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा उत्प्रेरक आप ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए प्रयोग में ला सकते हो जिससे ऑक्सीजन पदार्थ के साथ जुड़ जाए या हाइड्रोजन पदार्थ से अलग हो जाए, उनको देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप यूज कर सकते हो KMnO4 के अम्लीय विलयन का। तो पहला याद रखना है, अगर कभी भी आपको ऑक्सीकरण करने के लिए कहता है तो आप KMnO4 के अम्लीय विलयन का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में कर सकते हो, क्योंकि KMnO4 का अम्लीय विलयन नवजात ऑक्सीजन देता है और यह नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करने में बहुत अधिक सक्षम है। तो ये दो काम करेगा, या तो किसी दूसरे पदार्थ से हाइड्रोजन खींच लाएगा या तो इसके द्वारा बनाया गया नवजात ऑक्सीजन उस पदार्थ के साथ जुड़ जाएगा। पहला उत्प्रेरक याद रख लेना है। दूसरा उत्प्रेरक बेटा याद रखना है, अगर आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवानी है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन। सेम काम करता है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन भी ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, और यह नवजात ऑक्सीजन पदार्थ का ऑक्सीकरण कराने में सक्षम है। तीसरे नंबर पर आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का ही बेटा उदासीन विलयन। तो मैं यहां लिखे देता हूं, अगर इसका उदासीन विलयन भी है तो बेटा ये पदार्थ का ऑक्सीकरण करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि ये भी ऑक्सीजन को बनाकर तैयार करता है और ऑक्सीजन ही पदार्थों का ऑक्सीकरण करवाता है। और एक काम कर सकते हैं, अगर आप उत्प्रेरक इनमें से नहीं लिखना चाहते तो आप ये उत्प्रेरक लिख सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन। इसको भी उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको भी यूज नहीं करना चाहते, एक और पदार्थ है मेरे पास, उसको भी यूज कर सकते हैं, MnO2 का अम्लीय विलयन। ये भी ऑक्सीकारक है और पदार्थों का ऑक्सीकरण करवा देता है। एक और पदार्थ लिखा जा सकता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के दोनों फॉर्म। कौन कौन सा फॉर्म? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये दोनों ही प्रकार का नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकारक का कार्य करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इसलिए मैंने HNO3 केवल लिख रखा है। दोनों ही प्रकार का नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो इतने प्रकार के उत्प्रेरकों में से आप जिस उत्प्रेरक को चाहोगे ऑक्सीकारक के लिए यूज में लाया जा सकता है। अब क्योंकि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं भैया, एक सूत्र पढ़ लेते हैं और इस सूत्र से ही हम ज्यादातर सवाल को सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। अगर आपके पास बेटा कोई भी एल्कोहल दिया गया है और आपसे कहा जाता है एल्कोहल का क्या करवाइए? ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर करवाते हो, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने के लिए आपको इनमें से कोई उत्प्रेरक यूज करना पड़ेगा। तो कंपाउंड जो एल्कोहल होता है, अगर आप उसका ऑक्सीकरण करवा देते हो तो आपको दो प्रकार के यौगिक मिल सकते हैं। या तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा बेटा, या फिर एल्डिहाइड के साथ क्या मिलेगा? कीटोन। पहली बात याद रखना है, इस दुनिया का जितने भी एल्कोहल हैं वे सारे एल्कोहलों में ऐसा गुण पाया जाता है कि जब भी उनका ऑक्सीकरण कराया गया है, ऑक्सीकरण से बेटा जो भी एल्कोहल रहा है वो एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाता है। याद रख सकते हैं, तो इतनी बात याद रख लेते हैं, अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है।
अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो ऑक्सीकरण पे काहे में चेंज हो जाता, कीटोन में। ये अगर याद रखना चाहे तो इसको याद रख सकते हो। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो एल्डिहाइड बनता है ये 1 डिग्री अल्कोहल के थ्रू बनता है, और जो कीटोन बनता है ये 2 डिग्री अल्कोहल के थ्रू बनता है। कभी कभी बच्चा इस बात को भी पूछ लेता है, सर जी अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या बनता, दोनों एल्डिहाइड भी बनता और कीटोन भी बनता, फिर उस समय दोनों बनते हैं। अगर मैं पिक के क्या बोलता हूं कि अगर इस बात को याद रखना चाहे तो ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है ऑक्सीकरण पर, इसलिए मैंने उसके नीचे लिख दिया। अब आता है टर्सरी अल्कोहल क्या करता है भैया, दोनों को बनाता है, एल्डिहाइड भी बनाता है कीटोन भी बनाता है। अभी आगे चलते हैं, एक और चीज पढ़ते हैं कि बाई चांस अगर आपको ऐसा लगने लग गया कि सर जी जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन मिला है हम इसका दोबारा से ऑक्सीकरण करवाना चाहते हैं, तो बेटा मैं ऑक्सीकरण को एक काम कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन इसका पूरा नाम होता है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीकरण करवाओगे, और जैसे ऑक्सीकरण करवाओगे तो बेटा एक पदार्थ बनकर तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होते हैं, जिनके लास्ट में COOH लगा होता है, वही तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया थी, इतनी बात लिखनी जरूरी थी। हालांकि इसमें से एक बात और मैं जोड़ दूंगा अपने मन से। क्या बात जोड़ देंगे, इसको भी ध्यान रखोगे। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक आपके पास एसिड है, अगर उसका अपचयन कराते हो, अपचयन को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। अगर आप उसका अपचयन करवाते हो तो अपचयन के दौरान या तो आपको एल्डिहाइड मिलता है या तो आपको क्या मिलता है, कीटोन। एक और बात याद रखनी है, यदि एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करवा देते हो तो बेटा क्या मिलता है, रिडक्शन में लिख देता हूं, तो उसका अपचयन करवाने पर आपको मिल जाता है अल्कोहल। तो अभिक्रिया का जो ये क्रम है, आप समझते हो, आपने एक अभिक्रिया नहीं ना जाने कितनी रिएक्शन तैयार कर रखी हैं। नॉर्मल सी कंडीशन है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। अपोजिट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अपचयन करवाते हो तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, और एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हो तो क्या मिलता है, अल्कोहल। ये वाला सूत्र क्या है कि ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को ये कंप्लीट करवा सकता है। तभी ये फॉर्मूला मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ, ऑक्सीकरण आए उससे पहले इसको रख लें। अब क्या करना है कि अब इस पर बेस्ड रिएक्शन लिखनी है हमको। अब रिएक्शन लिखेंगे, देखो क्या क्या रिएक्शन लिखेंगे बेटा। सबसे पहली रिएक्शन लिखने वाले हैं मिथाइल अल्कोहल को लेकर। इसकी अभिक्रिया को थोड़ा सा अतिरिक्त रूप से भी तैयार रखना, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर बेटा इसका ऑक्सीकरण करवाना है, ऑक्सीकरण कराने के लिए इनमें से कोई भी एक उत्प्रेरक यूज किया जा सकता है। मैं पहला वाला ही उत्प्रेरक यूज कर लेता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का अम्लीय विलयन। पोटेशियम परमैंगनेट अम्ल से अभिक्रिया करके सबसे पहले बनाता है नवजात ऑक्सीजन। अब नवजात ऑक्सीजन करता है क्या, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा बेटा। ये H इस O से अभिक्रिया करता है, H O से अभिक्रिया करेगा, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा H2O। अब मैं देखता हूं मेरे पास बचता क्या है बेटा। ध्यान से देखोगे तो C, 2H और O। CH2O को ऐसे भी लिखा जा सकता है HCHO, CH2O। कोई पूछेगा सर ये मेथनॉल था या मेथिल अल्कोहल था, ये क्या बन गया बेटा। इसको थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अब कहता है हाँ ये बन तो गया यार, एल्डिहाइड कह रहा था, हाँ एल्डिहाइड बन गया। अभी एक और काम कर सकते हो कि अगर इसका ऑक्सीकरण करने के लिए और कह दे तो भैया तीर के निशान के ऊपर दोबारा से KMnO4 का अम्लीय विलयन रख लेना। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर यहाँ KMnO4 का अम्लीय विलयन यूज किया है तो फिर यहाँ पर भी वही विलयन यूज करिए। पहली लाइन पे दूसरा उत्प्रेरक, दूसरी लाइन पे दूसरा उत्प्रेरक, ऐसा मत करके आइए। रीजन है क्या होता है, एक बार आपने अल्कोहल पे किसी उत्प्रेरक को डाल दिया, अब वही उत्प्रेरक का ऑक्सीकरण करवाता रहेगा। आप हर स्टेप के लिए अलग उत्प्रेरक यूज नहीं कर सकते, एक अभिक्रिया के लिए फिर एक उत्प्रेरक का यूज कर सकते हो। बेटा SCHO का होगा तो ये दोनों से मिलकर फिर से आपस में क्या बनाएंगे, नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। सोचने वाली बात है, देखो HC कितने O हो गए, 2।
HCOOH। मैंने क्या कहा था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। इस एसिड को अगर कोई नाम पूछ लेता है तो भैया इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड भी नाम पता है क्यों पड़ा? चींटी के डंक से प्राप्त था एसिड, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा। हालांकि एक बात मुझे और यहां पर अलग से बता देनी चाहिए, इस दुनिया में फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दो ऐसे अलग किस्म के अम्ल हैं जिनका अभी भी ऑक्सीकरण हो सकता है। बाकी इस दुनिया में कोई भी दूसरा एसिड नहीं है जिसका ऑक्सीकरण कराया जा सकता हो, क्योंकि एसिड खुद दूसरे का ऑक्सीकरण कराते हैं, स्वयं का ऑक्सीकरण नहीं होता। केवल इस दुनिया में दो प्रकार के ऐसे एसिड हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस बात को, जिनका स्वयं ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। कौन कौन से एसिड नंबर आएगा? तो फर्स्ट इज फॉर्मिक एसिड एंड अदर इज ऑक्जेलिक एसिड। थोड़ा सा बात रखेंगे, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पे। अब बात आती है, अगर इसका हम लोग ऑक्सीकरण करवा देंगे तो भैया उत्प्रेरक तो वही यूज कर सकेंगे, तो क्या बनेगा बेटा? अगर इसको दोबारा से ऑक्सीकरण करवाते हो तो नवजात ऑक्सीजन तीर के निशान के पहले लिखेंगे, और अभिक्रिया कैसे होगी कि बेटा CO2 वाला भाग टूटकर अलग हो जाएगा, CO2 बनाएगा, और याद से देखो इसको H2 है, H2 अभिक्रिया कर लेगा O से, तो बनाकर तैयार करेगा जल। तो इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का केवल ऑक्सीकरण हो सकता है, अन्य किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। तो देखो ये वाली बात जो है वो बेटा मैं यहां लिख ही देता हूं। क्या लिखते हैं? फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH का ऑक्सीकरण हो सकता है। और ऑक्सीकरण पर ये अम्ल H2O और CO2 बनाते हैं। अच्छा, ये वाली बात भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर कोई भी एसिड का ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता तो देखो मैं ये भी बात यही लिख देता हूं, अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ऐसे लिख लेते हैं, अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों का ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता। तो इस बात को कराया जा सकता है भैया, इस बात को हमेशा के लिए तैयार कर लेना कि आपके पास बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, लेकिन जब ऑक्सीकरण का नंबर आएगा तो केवल फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीकरण करा सकते हो। कोई पूछ भी सकता है सर अगर फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं, क्या बनेगा? H2O और क्या बनेगा? CO2। और ये भी ध्यान रखना है अदर एसिड का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। रीजन भी आता है, तो मैं एक काम कर देता हूं, 2 मिनट का टाइम लेकर रीजन भी लिख देता हूं, लिख के देता हूं, बता देता हूं। देखो बेटा, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ऑक्जेलिक अम्ल COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब मैं इसके अतिरिक्त कोई दूसरा एसिड ले लेता हूं, क्योंकि इनका तो ऑक्सीकरण हो सकता है। अगर कोई भी एसिड याद है तुम लोगों, इसको ले लेते हैं CH3COOH। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद जो कार्बन एटम बचता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद जो कार्बन बचता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन होते हैं, जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिस पे अल्फा कार्बन एटम से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं, ऐसे यौगिकों का ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों का ऑक्सीकरण कभी नहीं हो सकता है। चले आओ फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड में बेटा ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया।
क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद कोई कार्बन है? ये हाइड्रोजन मत जानना। सबसे पहले मैं क्या कह रहा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद क्या ढूंढना? कार्बन। और उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम, और उस अल्फा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। मैंने इसको देखा, इसके पास बेटा अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन एटम फॉर्मिक अम्ल के पास नहीं है, तो भैया इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं हो सकता। और अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर नहीं है तो फिर इसका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। सेम कैटेगरी नीचे वाले पर आ जाते हैं। ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगर कोई कार्बन जुड़ा होता तो हम उसको कहते अल्फा कार्बन एटम। लेकिन तभी बच्चों के दिमाग में आ जाएगा सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नीचे वाला तो कार्बन जुड़ा है, बेटा वो भी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। भाई अगर इसको नीचे वाले कहोगे सर ये कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे इस कार्बन जुड़ा, तो बेटा ये भी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इनके साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम पे कार्बन एटम पीछे की ओर नहीं जुड़ा। अगर इन पर भी कोई कार्बन एटम जुड़ा होता तो अल्फा हाइड्रोजन मिल जाता वहां, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इन दोनों का ऑक्सीकरण हो सकता है, इन दोनों कार्बोक्सिलिक अम्लों का ऑक्सीकरण हो सकता है। जबकि अदर जितने भी एसिड मैंने देखे हैं सारे के सारे एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, चाहे वो बेंजोइक एसिड ही क्यों ना हो। देखो COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इसके बाद कार्बन है और कार्बन के पास जुड़े हुए हाइड्रोजन है। क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, भैया इनका ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते। कोई भी एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम पहले से प्रेजेंट होता है उनका ऑक्सीकरण आप नहीं करवा सकते कभी भी। लेकिन जिन एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है आप उनका ऑक्सीकरण करवा सकते हो, और उनके ऑक्सीकरण से दो पदार्थ प्राप्त करते हैं H2O एंड CO2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत ही ढंग से इसको याद करके रखना अपने पास। बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है कि केवल मिथाइल अल्कोहल से ही रिएक्शन हो गई, एक दो और अल्कोहलों पर यही रिएक्शन देख लेते, बिल्कुल करवा के दिखा देते हैं। बेटा मिथाइल अल्कोहल के बाद मैं एक और एसिड ले लेता हूं, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल को कहते हैं CH3CH2OH। बेटा ऑक्सीकरण करवाओगे तो नवजात ऑक्सीजन को तो यूज ही करना है। तीर के निशान के ऊपर KMnO4 का अम्लीय विलयन। बेटा तरीका फिर से वही है, H H और O, जिनके नीचे मैं डैश बना HHO अभिक्रिया करेगा H2O बना लेगा। अभी इसके बाद मेरे पास क्या बचता है CH3 सिंगल बॉन्ड। बेटा यहां से देखो C एक ही H तो गया था यहां से, तो एक H और ये O बच जाएगा। अब इस प्रकार के कंपाउंड को कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। अब एसीटैल्डिहाइड में से एसीटैल्डिहाइड को सॉल्व करोगे तो बेटा अगला कंपाउंड देखो कैसे बनेगा, KMnO4। KMnO4 का अम्लीय विलयन लेकर आओगे। बेटा देखो अभिक्रिया तरीका कैसे है, फिर से इसमें आपको कौन सा ऑक्सीजन मिलेगा, नवजात ऑक्सीजन। और बेटा नवजात ऑक्सीजन जैसे ही इस O के साथ जुड़ेगा देखो बनेगा क्या, CH3 C के साथ डबल O और H। इसको बेटा एसिटिक एसिड बोलते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, देखो यही वाली बात फॉलो रही। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया, एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा था, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और काम करते हैं, देखो इसी में से अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रियाएं पूछी जा रही मैं सबको एक एक करके बता दे रहा हूं। और फिर इसके बाद क्या रहेगा कि आप इसको नोट कर लेंगे। एक अभिक्रिया और आती है, कहता है प्राइमरी अल्कोहलों पर तो बहुत अभिक्रिया दिखा ली, अब एक अभिक्रिया सेकेंडरी अल्कोहल पर आ जाते हैं। देखो सेकेंडरी अल्कोहल को CH3CH2 CH3 और बेटा देखो यहां OH लगा हुआ है। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो पहली बात तो नवजात ऑक्सीजन लिख लेनी है, तीर के निशान के ऊपर आपको KMnO4 और का अम्लीय विलयन लिख लेना है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इसको समझेंगे कैसे। बेटा ये वाला H
इस O को लेके अलग हो जाएगा, H O को लेके अलग हो जाएगा, बन जाएगा H2O। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बचा मेरे पास क्या क्या है। देखो मेरे पास बचा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे की ओर O, क्योंकि H और ये वाला H तो निकल ही गया था इस O के साथ। बेटा ध्यान से देखो इसको, क्या यहां कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं, तो हम इस कार्बन की वैलेंसी को अब कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देखोगे, ये कीटोन कंपाउंड है और कीटोन कंपाउंड में से ये कौन सा कीटोन है? कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 को बेटा बोलते हैं प्रोपेन, और क्योंकि लास्ट में ओन लगना है तो प्रोपेनोन। कीटोन कंपाउंड के लास्ट में ओन लग, थोड़ा सा गलत हो गया, 4 कार्बन है ना, तो भैया इसको थोड़ा सा अच्छा कर लो, ब्यूटेनोन। 4 कार्बन के कारण ब्यूटेन और लास्ट में कीटोनिक कंपाउंड के लास्ट में ओन लगता है ONE, तो ब्यूटेनोन। अब बेटा ब्यूटेनोन में से देखो, ये ध्यान रखो, मैंने कहा था या तो एल्डिहाइड बनेगा या क्या बनेगा, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल जैसे ही लिया कीटोन बनकर तैयार हो गया। अभी एक और लाइन है कि कहता है इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, बिल्कुल करवा लेते हैं। नवजात ऑक्सीजन चाहिए, तीर के निशान के ऊपर KMnO4 का अम्लीय विलयन चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, तभी ये समझ में आने वाला है। देखो कैसे समझ में आएगा, पदार्थ यहां से ब्रेक होगा और यहां से ब्रेक होने के दौरान इस बात को भी ध्यान देना है, ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन निकाल के इसको दे देगा। देखो इसको अगर निकाल के देगा तो होगा क्या, इसको बहुत ढंग से देखो इसको बेटा, अगर ये इसको दे देगा तो ध्यान से देखो इतने भाग पर क्या बचा, CH3 CH2 C, एक तो H इसने इसको निकाल के दे ही दिया था, O था, H निकाल के दे दिया है। ये नवजात ऑक्सीजन इस O के साथ जुड़ जाएगा तो बना डालेगा COOH, या ऐसे कह दें कि थोड़ा सा अगर और अच्छा तुम समझना चाहते हो, देखो इसको हटाते हैं, ये वाली बात शायद तुम्हारे दिमाग में और अच्छे ढंग से आ जाए। 3 मोल नवजात ऑक्सीजन लीजिए, ये H इसको ट्रांसफर कर देगा, बॉन्ड टूटने के बाद एक O इधर मिलेगा, बाकी के 2 O इधर मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे लिए एक अच्छाई हो जाएगी। इधर पदार्थ कौन सा बचा, CH3 CH2। थोड़ा सा और देखो बेटा, C के पास कितने O हो गए, 2, और एक H भी तो यहां से लिया था, तो ये बन गया COOH, पहला पदार्थ। एक और बन रहा है, देखो बेटा उधर साइड में देखो, उधर C के पास कितने H बचे थे, 2, क्योंकि एक H तो उसने खुद दान कर दिया था। 2H 2O 1C, 2H 2O 1C, फॉर्मिक एसिड। लेकिन तभी मैं क्या बात बताऊं, देखो अभी क्या है, विक्रिया ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसको कंप्लीट मान लेते हैं तो ही गलती आ जाती है। बेटा सोचो, क्या इसका ऑक्सीकरण हो सकता था? नहीं, ऐसा ही रखा रहने दो। इसका ऑक्सीकरण हो सकता है ना अभी, तो इसका भी एक बार और कराओ, KMnO4H+ आयन, और जैसे ही इसका ऑक्सीकरण करवाओगे, तुम्हें याद है इसका ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है, एक तो ये वाला भाग अलग हो गया CO2, और बेटा H2 किससे विक्रिया कर लेता है, O से। तो इस बात को लास्ट में दिखाओ कि जो ये एसिड बना है, बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्यों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये हो गया, ये कार्बन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, इसलिए इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, तो भैया इसका ऑक्सीकरण हुआ। और जब ऑक्सीकरण हुआ, आपने लिखा है 2 बातें बनकर तैयार होती हैं, 2 पदार्थ बनते हैं, एक CO2 और दूसरा H2O। इस लाइन को बहुत ढंग से याद रखना। एक और अभिक्रिया जो इससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसको भी देखेंगे, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल पर 2 विक्रिया, सेकेंडरी अल्कोहल पे एक रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल पे। बेटा टर्सरी अल्कोहल के फॉर्मूले को देखा जाए, CH3 और बेटा इसको लिख लिया है OH। अभी क्या करना है कि इस पर नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा देनी है। तीर के निशान के ऊपर कोई कहेगा मुझे याद है KMnO4 का अम्लीय विलयन ले लेना है, और ये भी है कि आप इनमें से भी कोई प्रयोग ले सकते हो। अब हमने KMnO4 का अम्लीय विलयन
ले रखा है, हम उसी को यूज करेंगे। अभिक्रिया का थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं, इसमें से अभिक्रिया थोड़ा सा कठिन लगेगी, और जब भी अभिक्रिया कठिन लगेगी उसको थोड़ा सा अलग से तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो पदार्थ का ये भाग तोड़कर अलग कर देना है, और पदार्थ का ये भाग टूटेगा, उसमें से होगा क्या, ये H इस H और O से अभिक्रिया करेगा। फिर मैं दोबारा, पदार्थ का ये भाग टूटकर क्या हो जाएगा, अलग, इसका H और O से अभिक्रिया करेगा, बनकर तैयार हो जाएगा H2O। बेटा ध्यान से देखो, यहां क्या बचा हुआ है, CH2। अगर मैं यहां 3 मोल नवजात ऑक्सीजन ले लूं, या मैं एक काम कर लूं कि यहां 2 मोल नवजात ऑक्सीजन ले लूं, तो होगा क्या, CH2 बचेगा, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, और यहां से कितने ऑक्सीजन मिल जाएंगे, एक काम करें 3 मोल ही लेते हैं, इधर से 2 ऑक्सीजन यहां मिल जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, बचे हुए 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, HCOOH। ऐसे कर लेते हैं। अभी एक और बात सोचने वाली बात है, ऊपर कंपाउंड क्या बचेगा, देखो ये S तो निकल ही गया था, CH3CO, CH3CO, अरे यार यही O अगर हम डबल बॉन्ड के साथ ऊपर लगा देते तो तुम जान जाते, कहते सर जी ये तो फिर से कीटोन कंपाउंड बनकर तैयार हो रहा है। तो बेटा ये कीटोन कंपाउंड जो बनकर तैयार होता है इसका नाम है एसीटोन। अभी तुमको थोड़ा सा याद रखना है बेटा, इसका ऑक्सीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, और क्योंकि ऑक्सीकरण इसका हो सकता है भैया, एक लाइन और जबरदस्ती खर्च कर लो, नवजात ऑक्सीजन में से KMnO4 का अम्लीय विलयन, और बेटा इसका ऑक्सीकरण होता है आपको पहले से ही पता है, CO2 प्लस H2O पदार्थ बनकर तैयार होता है। तो भैया इतना अभिक्रिया ऑक्सीकरण में केवल तैयार रख के आना है। मैं क्या सोचता हूं, बहुत सारी बातों पर मत जाओ, तुम अगर तैयार कर सकते हो बस एक बात पर तैयार करो, एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होगा, और एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीकरण करने पर काहे में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस बेटा उसी पर बेस्ड ये सारी रिएक्शन है, जल्दी से नोट करेंगे, अभी नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे। बेटा अंतिम रासायनिक गुण है, कहता है विहाइड्रोजनीकरण आपको करवाना है, और एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण क्या है कि ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में। क्या क्वेश्चन लिख के देते हैं, देखो मैंने पहले से लिख रखा है, ऐसा भी क्वेश्चन देता है, कहता है अभिक्रिया देते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद करिए। अर्थात आपको अगर अभिक्रिया के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में डिफरेंस बताना है तो भी आप विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। और यह भी याद रखो, जब भी विहाइड्रोजनीकरण का भी अभिक्रिया नाम भी लिख के आ जाए, आपको यह ध्यान रखना है उत्प्रेरक के रूप में कॉपर को रखना है। कॉपर यूज होगा एज ए कैटलिस्ट। तो क्या है कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया केवल एल्कोहलों पर ही थोड़ी होती है, अन्य भी बहुत सारे पदार्थों पर विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो हमें उस दौरान इतना याद रखना है कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कभी कहता है तो हम तीर के निशान के ऊपर किसका प्रयोग करेंगे, कॉपर का। ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्यों अलग कर देगा, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि कॉपर जो होता है जब उत्प्रेरक के रूप में यूज में आता है तो कॉपर के अंदर एक खास या एक विशेषता होती है कि कॉपर हाइड्रोजन के एटम को अपनी सतह पर चिपका लेता है, और किसी पदार्थ का अपनी सतह पर चिपका लेना कहलाता है अधिशोषण। थोड़ा सा याद रखना इस बात को, अधिशोषण कहते हैं, अंग्रेजी में एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो कॉपर जो है ये एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से करता है, और हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन कर लेगा। तो देखो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा गया इसको। विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ ही होता है पदार्थ से हाइड्रोजन को अलग कर देना। हाइड्रोजनीकरण लिखा होता पदार्थ में हाइड्रोजन मिला देना, विहाइड्रोजनीकरण लिखा है पदार्थ से हाइड्रोजन अलग कर देना। तो हमें कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या कर ले, खींच ले। तो हमने किसका यूज किया, कॉपर का। कॉपर जैसे ही रखा जाएगा उत्प्रेरक के रूप में, ये एल्कोहल से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, और जैसे खींच लेगा इसका भैया तुरंत विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। तो विहाइड्रोजनीकरण के लिए कॉपर नामक उत्प्रेरक रखना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद भी बताना है। स्टार्ट करेंगे, इसको लिखना। सबसे पहली अभिक्रिया प्राइमरी एल्कोहल पे चलेगी,
बेटा जहां नहीं समझ में आता तुरंत बताइएगा। ये CH2OH लिखा है, दैट इज अ प्राइमरी एल्कोहल। रीजन है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से केवल एक कार्बन एटम और भी जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी है। विहाइड्रोजनीकरण क्योंकि करवाना है तो हम उत्प्रेरक की उपस्थिति रखेंगे कॉपर की, और अगर आप याद रख सकते हो तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखें। नहीं याद रख सकते क्योंकि हमको टेम्परेचर ज्यादा नहीं आता है तो हम निशान का हाई का यूज कर लेंगे, डेल्टा का। अच्छा, विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन को अपने से कहां निकाल देना, बाहर। इससे हाइड्रोजन बाहर निकाल के कॉपर की सतह पर चिपका देना है। तो कॉपर अब इससे हाइड्रोजन कैसे निकालेगा, देखने वाली बात है। यहां से एक H, यहां से एक H, 2 H को निकालेगा। तो बेटा यहां से H निकल गया तो बन गया क्या, H2। ये तो निकल गया इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ लिख दिया। सोच के बताओ, देखो यहां तो मेरे पास बचा हुआ है CS3, यहां बचा है C, केवल एक H और O, CHO। बेटा इसको एसीटैल्डिहाइड कहते हैं। अभी कुछ देर पहले ये कंपाउंड बनकर भी तैयार होगा। तो जब भी कोई पूछेगा कि किसी प्राइमरी एल्कोहल का अगर कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, मैं बहुत सारी बातें नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिख रहा है कि एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब एक सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं। ये देखो सेकेंडरी एल्कोहल है CH3CHOH, और बेटा यहां लिखा हुआ है CH3। कोई पूछेगा सेकेंडरी एल्कोहल क्यों है, बेटा देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। विहाइड्रोजनीकरण करवाना है तो भैया कॉपर उत्प्रेरक रहेगा, टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, और इस दौरान बेटा अलग हो जाएगा H2। कैसे अलग होगा उसको देखेंगे। देखो कैसे अलग होगा, ये H अलग हो जाएगा। देखो अगर ये H और ये H अलग हो गया, H2 तो अलग हो गया, बचता क्या है इसको देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, बेटा C नीचे की ओर CH3 और सामने केवल क्या बचा है O, और वैलेंसी की कमी होने से ये O आ गया है डबल बॉन्ड में। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्मूले में से CH3 को सामने भी लिख सकते थे और O को नीचे लिख सकते थे। बाकी बातें छोड़ते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O जैसे ही लिखा दिखाई पड़ा, ये कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से पूछेगा ये किस प्रकार का कंपाउंड है, मैं बताऊंगा ये कीटोन है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया, जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो विहाइड्रोजनीकरण के पश्चात एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण के पश्चात कीटोन बनाते हैं। अब बात आएगी टर्सरी एल्कोहल क्या पहचान की, अलग कैसे इसको करेंगे, यहां लिख लेते हैं। बेटा टर्सरी एल्कोहल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। वैसे तो इस बात की पहचान सभी को है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 कार्बन अटैच हैं, इसलिए भैया ये तृतीयक एल्कोहल है। इसका विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे कॉपर की प्रेजेंस में, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। अब कोई सर गड़बड़ क्या होने वाला है, गड़बड़ ये होने वाला है बेटा, इस दौरान तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाने के दौरान बेटा, अब पिछली बार क्या हो रहा था, केवल H हट रहा था अलग, इस बार क्या होगा, ये OH इस H को लेकर अलग हो जाएगा। अगर OH H को लेकर अलग हो जाएगा तो बेटा इस दौरान बनकर क्या तैयार होगा, जल। और इसलिए टर्सरी एल्कोहल पर यह बात हमेशा बताया जाया करती है कि भैया जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं इन पर विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, बल्कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, निर्जलीकरण, क्योंकि इस बार तो पानी अलग हो गया है। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है, क्या टर्सरी एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया को दिखा सकते हैं, अभिक्रिया को दिखा सकते हैं, नहीं। जब भी हम इन पर विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करवाने गए हैं, इनका तुरंत क्या हो गया है, निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण हुआ तो बना क्या, CH3 और ऊपर भी CH3। बेटा थोड़ा सा याद रखो, ये HOH निकल गया, यहां क्या बचा होगा, CH2। इसको नीचे ना लिखकर सामने लिख लेते हैं, लेकिन जैसे ही बॉन्ड को बैलेंस करने जाओगे डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्कीन।
तो जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा कि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों में विभेद कीजिए, अंतर बताइए, इनों में तीनों में डिफरेंस क्या है, भैया विहाइड्रोजनीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों में विभेद किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, अगर अभिक्रिया नहीं भी लिखनी पड़ती है, देखो मैं बताता हूं। प्राइमरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन देते हैं। टर्सरी अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है, निर्जलीकरण होता है। और इस दौरान वे क्या देते हैं, एल्कीन अर्थात डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो एक बात मैं जरूर यहां लिख दूंगा कि इन दोनों का तो अच्छा क्रम चला, लेकिन इस पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई, निर्जलीकरण। तो मुझे एक बात यहां लिख लेनी चाहिए कि टर्सरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण नहीं बल्कि कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, निर्जलीकरण। तो ये वाली बात मैं यहां लिख देता हूं, देखो क्या लिख देते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराने पर विहाइड्रोजनीकरण कराने पर वे निर्जलीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, कि अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाली बात थोड़ा सा याद रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी इसको पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन तो कई बार अपने यहाँ आया है, बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन कि जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहलों में अभिक्रिया के माध्यम से आपको अंतर बताने के लिए कहता है। तो इसको नोट कर लेंगे।